गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जापान का संविधान और जापान के संविधान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जापानी सम्राट के विषय में। आज के इस लेक्चर में हम जापानी सम्राट की वर्तमान संविधान के अनुसार क्या स्थिति है, क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम जापान के मैजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की क्या स्थिति थी के विषय में भी पढ़ेंगे और वर्तमान संविधान की तुलना मैजी संविधान से करते हुए सम्राट की स्थिति, कार्य और अधिकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सन 1889 के जो मैजी संविधान है उसके अनुसार सम्राट की स्थिति सर्वोच्चता की थी। वह स्वयं राज्य था और संप्रभुता उसमें निवास करती थी। हम पूर्व कक्षाओं में देवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है उसके विषय में पढ़ चुके हैं। और जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वह राजा को एक ईश्वर का अवतार मानकर चलता है और कहीं ना कहीं उसे ईश्वरीय शक्तियों से युक्त मानकर चलता है। तो ऐसे में राजा की आज्ञाओं का पालन करना जनता के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि राजा अर्थात ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं जो जापान का मैजी संविधान था उसके अंतर्गत सम्राट जो था वो एक ईश्वरीय व्यक्ति था या ईश्वर का प्रतिनिधि था। तो ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि सम्राट किन किन शक्तियों से सुसज्जित रहा होगा। कुल मिलाकर मैजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति सर्वोच्च थी। वह ईश्वर का प्रतिनिधि था और कहीं ना कहीं सम्राट जो था वह सर्वता सत्तावादी या ये कहा जाए पूर्णतया निरंकुश स्थिति को अभिव्यक्त करता था। मैजी संविधान के अंतर्गत सारी विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ सम्राट में केंद्रित थी। इन शक्तियों का किसी भी प्रकार का पृथक्करण नहीं था। सम्राट स्वयं प्रत्यक्ष इन सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, अतः इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी, परंतु वे निजी उत्तरदायित्व अथवा लोगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से कार्य नहीं करते थे। वे सम्राट की ओर से और केवल सम्राट के लिए कार्य करते थे। मैजी संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति सर्वोच्च थी। वह असीम अधिकारों का प्रयोग करता था, लेकिन फिर भी वह स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। वह एक संवैधानिक अध्यक्ष था। वह शक्तियों का वास्तविक उपयोक्ता होने के स्थान पर उसका प्रतीक मात्र था। वह एक राजनीतिक संस्था रहा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश राजा से भी अधिक वह राज्य करता था, लेकिन शासन नहीं करता था। सामंतवादी नेता, सैन्यवादी, नौकरशाह, राजनीतिज्ञ, अभिजात्य वर्ग, औद्योगिक एकाधिकारवादी लोग जो निरंकुश नियंत्रित समाज को बनाए रखने में ही अपना हित समझते थे, कहीं ना कहीं सम्राट की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते थे। सम्राट मात्र सत्ता का केंद्र था। इसके इर्द गिर्द अभिजात वर्ग सर्वसत्तावादी प्रणाली को बनाए रखने में एक प्रकार से सफल हुआ। जापान के जो सम्राट का पद है उसका महत्व सामाजिक और नैतिक क्षेत्र में अधिक रहा है। वह जापानी नैतिकता का आधार रहा है। उसका राज्य पितृसत्तात्मक था। वह राष्ट्रीय जो जापान रूपी परिवार था उसका पिता था और उसकी इच्छा लोकेच्छा अर्थात जन कल्याण की थी। जापान में सम्राट को देवी माना जाता रहा है या देवीय अवतार माना जाता रहा है। उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना भी सभी जापानियों का धर्म था। तो कुल मिलाकर ये था मैजी संविधान के अंतर्गत किस प्रकार सम्राट को शक्तियाँ प्राप्त थी, क्या सम्राट स्वेच्छाचारी था या उसकी शक्तियों का प्रयोग उसके स्थान पर कौन करता था के विषय में हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि जो वर्तमान संविधान है उसके अंतर्गत सम्राट की क्या स्थिति है और किन किन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा किया जाता है और किस प्रकार वर्तमान संविधान जो है वो मैजी संविधान से भिन्नता रखता है। सबसे बड़ी भिन्नता वर्तमान संविधान की यही है कि वर्तमान जो संविधान है जापान का उसके अंतर्गत जो देवीय मिथ है
कि जो सम्राट को मेजी संविधान के अंतर्गत ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उस मिथ का अंत वर्तमान संविधान द्वारा कर दिया गया है। वर्तमान जो संविधान है जापान का, वो इस देवीय मिथ को नष्ट करता है और आज सम्राट जापान में जो ईश्वर है उसका प्रतिनिधि नहीं है, ना ही वह देवीय गुणों से युक्त है। वह अपनी महिमा में नहीं रहता, वह अपनी प्रजा से अलग नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। मेजी संविधान के अंतर्गत जिस प्रकार से राजा के देवीय गुणों का या सम्राट के देवीय गुणों का गुणगान किया गया था, वर्तमान संविधान उन्हें पूर्णतया हटा देता है। संविधान के अंतर्गत साम्राज्यी संस्था एक मानवीय संस्था है। आज सम्राट अपनी प्रजा में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। वह फर्मों, फैक्ट्रियों, उद्योगों, अनुसंधान केंद्रों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के दर्शनार्थ जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मेजी संविधान के अंतर्गत जहाँ सम्राट एक देवीय प्रतिनिधि हुआ करता था, वर्तमान संविधान के अंतर्गत जो सम्राट है उनके इस देवीय मिथ का अंत कर दिया गया है और साथ ही सम्राट अपनी जनता में से ही एक व्यक्ति माना जाता है जो बहुत ही सहज और सामान्य है। इसी के साथ जो वर्तमान संविधान है वह ये स्पष्ट उल्लेखित करता है कि जो सम्राट है वह संवैधानिक अध्यक्ष है। संविधान सम्राट की भूमिका को निश्चित करता है। वह उसे संसदीय लोकतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष बनाता है। इससे पूर्व हम ब्रिटेन और भारत के संविधान को पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ चुके हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसके अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, वास्तविक एवं नाममात्र। तो ऐसे में ब्रिटेन की ही भांति जापान के भी जो सम्राट हैं वो वहाँ की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत नाम मात्र की कार्यपालिका हैं एवं मात्र संवैधानिक अध्यक्ष हैं। वह ब्रिटेन के संप्रभु की भांति राज्य करता है, शासन नहीं करता। सम्राट मात्र राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। वह शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वरन उनके स्थान पर शासन की शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका करती है। जापानी संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, सम्राट राज्य की जनता की एकता का प्रतीक है। वह अपनी स्थिति को जनता की इच्छा से, जिसमें संप्रभुता निवास करती है, से प्राप्त करता है। और इसी के साथ यह अनुच्छेद यह भी स्पष्ट करता है कि संप्रभुता जो है वह जनता में निवास करती है, सम्राट में नहीं। और सम्राट अपनी स्थिति को जनता की इच्छा से ही प्राप्त करता है। किसी भी देवीय वंश से नहीं या किसी भी प्रकार से वह ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। संविधान जो है वो सम्राट को न तो राज्य का और न ही सर्वोच्च अंग बनाता है और न उसे कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है। इस संबंध में जो अनुच्छेद 41 है वह कहता है, डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग है और वही राज्य की कानून निर्माण करने वाली एक संस्था भी है। डाइट जो कि जापान की व्यवस्थापिका है। और साथ ही अनुच्छेद 65 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। और अनुच्छेद 76 सारी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और अन्य निम्न न्यायालयों में सभी प्रकार की जो न्यायिक शक्ति है उसे सर्वोच्च एवं निम्न न्यायालयों में निहित करता है, जिन्हें विधि द्वारा स्थापित किया गया है। जहां मेजी संविधान के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण नहीं था, वहीं वर्तमान संविधान में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण पाया जाता है। संविधान सम्राट को उन सारी शक्तियों से वंचित करता है जिसका प्रयोग वह मेजी संविधान के अंतर्गत करता है। सम्राट की इस बदली हुई स्थिति को व्यक्त करते हुए टर्नर ने लिखा है, कार्यपालिका शक्ति केवल कैबिनेट के पास है। कैबिनेट रूपी अभिकरण के माध्यम से सम्राट डाइट का एक यंत्र मात्र है। कोई प्रिवी काउंसिल नहीं, राजमुद्रा का कोई रक्षक नहीं, साम्राज्य घराने संबंधी कोई मंत्रालय नहीं, कोई स्वतंत्र कमांड नहीं और कोई परामर्शदात्री संस्था नहीं। तो हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान संविधान में सम्राट को उन सभी शक्तियों से ऑलमोस्ट वंचित कर दिया गया है जो उन्हें निरंकुश तौर पर मेजी संविधान के अंतर्गत प्राप्त थी। अब हम बात करते हैं जापानी संविधान द्वारा सम्राट को कौन कौन सी शक्तियाँ या अधिकार या कार्य प्रदान किए गए हैं। जापान के संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 के अंतर्गत सम्राट
के कार्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है। उनमें सबसे पहला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, परंतु सम्राट का यह अधिकार एक औपचारिकता है, उनका विवेकाधिकार नहीं। यह ब्रिटिश परंपरा सम्राट के विवेकाधिकार की कल्पना करती है, लेकिन जापान में ऐसी किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। जापान में सम्राट ब्रिटेन के सम्राट की भांति ही प्रतिनिधि जो सदन है, यानी कि जो निम्न सदन है, उसमें बहुमत दल जिसे अपना नेता चुनता है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये ब्रिटेन की जो परिपाटी है वो ऐसी है। जापान में जो सम्राट है डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जापान के सम्राट की अपनी कोई पसंद या विवेकाधिकार नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही सम्राट द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है, और अगेन इसमें भी सम्राट किसी प्रकार से अपनी पसंदगी अथवा विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। वह उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कैबिनेट मनोनीत करती है। मुख्य न्यायाधीश की जो चयन की शक्ति है वह कैबिनेट में निहित है, और नियुक्ति करने की जो औपचारिकता है वह सम्राट द्वारा निभाई जाती है। अतः प्रधानमंत्री एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि सम्राट मात्र औपचारिकताएं पूरी करते हैं, उन्हें इस संबंध में किसी भी प्रकार की वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। दूसरा कार्य या जो शक्ति है, जो अधिकार सम्राट को प्रदान किया गया है, वह प्रमाणन संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत सम्राट निम्न अधिकारों का प्रयोग करता है, जैसे राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रमाणित करना, राजदूतों और मंत्रियों की सारी शक्तियों और परिचय पत्रों को प्रमाणित करना, अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना, और साथ ही सामान्य और विशेष क्षमादान को प्रमाणित करना। ये समस्त जो कार्य हैं वो संविधान द्वारा सम्राट को प्रदान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सम्राट की विधायी शक्तियों की। संवैधानिक संशोधनों, कानूनों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा सम्राट द्वारा ही की जाती है। डाइट की जो अधिवेशन है उसको बुलाना भी सम्राट का ही कार्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सदन को विघटित करना और डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करना भी सम्राट द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में आप इस एक बात को ध्यान रखें कि भारत में भी और ब्रिटेन में भी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और जापान में भी ऐसा ही किया गया है। तो अमूमन काफ़ी हद तक भारत के राष्ट्रपति, जापान के सम्राट और ब्रिटेन के सम्राट की शक्तियाँ काफ़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि तीनों ही राष्ट्रों में या तीनों ही संविधान जो हैं वो संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं सम्राट की न्यायिक शक्तियों की। सम्राट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सामान्य और विशेष समाधान को प्रमाणित करना भी सम्राट का कार्य है। दंड को बदलना, प्राण दंड को स्थगित करना, अर्थात किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे पूर्णतया स्थगित कर देना या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, ये सभी सम्राट के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्य हैं वे हैं समारोह एवं स्वागत संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत जो सम्राट हैं वे सम्मानों को वितरित करना, यानी विभिन्न प्रकार की जो उपाधियाँ या होती हैं वो जो है वो सम्राट द्वारा प्रदान की जाती हैं। विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करना और साथ ही इससे संबंधित औपचारिक कार्यों को करना। तो आज के इस लेक्चर में हमने सम्राट की जो मैजी संविधान के अंतर्गत स्थिति थी और साथ ही जो वर्तमान संविधान के अंतर्गत स्थिति है के विषय में पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि वास्तव में सम्राट का पद कितना शक्तिशाली है और कौन कौन सी शक्तियाँ संविधान उन्हें प्रदान करता है, और साथ ही वो क्या कारण है जिनकी वजह से जापान में अब भी राजतंत्र को बनाए रखा गया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।